आज का हमारा टॉपिक है रिवर्सिबल सेल इंजरी। तो बेसिकली इंजरी होती है ना, वो दो टाइप में क्लासीफाई होती है। फर्स्ट रिवर्सिबल, सेकंड इरिवर्सिबल। इनके नाम से ही पता चल रहा है कि रिवर्सिबल में जो सेल इंजरी होगी उसमें जो सेल है अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाएगा, और इरिवर्सिबल में वो नहीं आ पाएगा। तो रिवर्सिबल सेल की डेफिनेशन क्या होगी? रिवर्सिबल सेल इंजरी अकर्स व्हेन सेल्स आर एक्सपोज टू स्ट्रेस और हार्मफुल स्टिमुलाई बट कैन रिकवर वंस द स्ट्रेस इज रिमूव्ड। अब आइए समझते हैं क्या होता है रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर। हम ये जानते हैं कि कोई भी सेल इंजरी जो होती है ना, उसमें जो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो क्या होता है? हाइपोक्सिया। तो बॉडी में क्या हुआ? हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब जो ऑक्सीजन थी ना वो डिक्रीज हो चुकी है। अब ऑक्सीजन कहाँ रिक्वायर्ड होती है? अगर आपको बायोकेमिस्ट्री याद हो तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्रैब साइकिल के अंदर जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था वो कौन था? O2। और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो जो क्रैब साइकिल है वो नहीं हो पाएगी और एटीपी का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, और वो कहाँ हो रहा था? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो हाइपोक्सिया की वजह से हमें देखने को मिला माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। कैसे हुआ ये समझ में आ गया ना? अब माइटोकॉन्ड्रिया में डिसफंक्शन की वजह से क्या हुआ कि जो एटीपी थे ना वो बनना बंद हो गए, तो एटीपी का लेवल ड्रॉप होगा। अब बॉडी के अंदर एटीपी कम हुआ है ना, तो उसकी वजह से हमें मेजर तीन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। अगर आपको बेसिक फिजियोलॉजी की नॉलेज है ना, तो हमारी बॉडी की जो सेल्स होती है उनकी मेम्ब्रेन पे कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती है जो कि आयंस को इधर से उधर ट्रांसफ़र करने का काम करती है। उनको हम बोलते हैं पंप। कई बार उनमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, कई बार नहीं होती। एक्टिव पंप और पैसिव पंप दोनों हमारी हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। वैसे देखा जाए तो पंप अगर हम बोल रहे हैं तो वो एनर्जी कंज्यूम ही करेगा। पैसिव पंप जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर पंप है तो एनर्जी कंज्यूम करेगा, बाकी वो ट्रांसपोर्टर चैनल्स हो जाते हैं। तो एटीपी के रिडक्शन की वजह से हमें सबसे पहली जो चीज़ देखने को मिली, फेलियर ऑफ पंप। अब उसकी वजह से क्या हुआ वो हम आगे पढ़ेंगे। दूसरी चीज़, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। और ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या होगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड। थर्ड जो चीज़ हमको देखने को मिलेगी, डिक्रीज इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये कैसे होता है ये हम आगे ही समझेंगे, लेकिन अभी के लिए तो हमको ये याद रखना है कि हाइपोक्सिया की वजह से क्या हुआ? माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन की वजह से हुआ एटीपी का रिडक्शन। एटीपी कम होने की वजह से तीन चीज़ें हमें देखने को मिली। फर्स्ट, फेलियर ऑफ पंप। सेकंड, एनारोबिक रेस्पिरेशन। थर्ड, डिक्रीज इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब एक एक करके हम इन तीनों को समझते हैं। फर्स्ट है फेलियर ऑफ पंप। अब हमारी बॉडी के अंदर ना दो इंपॉर्टेंट टाइप के पंप प्रेजेंट होते हैं। एक होता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप, और दूसरा होता है कैल्शियम पंप। तो नॉर्मल सेल के अंदर क्या हो रहा था? जैसे ये हम मानते हैं कि ये क्या है? एक नॉर्मल सेल है। ये जो पंप है ये क्या करता है? ये भेजता है 3 सोडियम आउटसाइड एंड 2 पोटेशियम इनसाइड। ऐसा कौन करता है? सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। और कैल्शियम पंप क्या करता है? बाहर भेजता है कैल्शियम को। तो अगर दोनों केसेस को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे बाहर कितने जा रहे हैं? 3। अंदर कितने आ रहे हैं? 2। और यहाँ पे सिर्फ बाहर जा रहे हैं कितना? कैल्शियम 1। तो दोनों ही पंप के अंदर जो आयंस है ना वो बाहर की तरफ जा रहे हैं, और इसी रीज़न की वजह से सेल के अंदर एक हाइपरटोनिक कंडीशन डेवलप्ड है, यानी कि सेल के अंदर की कंसंट्रेशन बाहर के कंपैरेटिवली ज़्यादा है। अब ये दोनों पंप जब काम नहीं कर रहे हैं तब क्या होगा? सॉरी, एक करेक्शन है, यहाँ पे हाइपो आएगा। यहाँ पे हाइपोटोनिक की कंडीशन डेवलप्ड है। अब जब पंप काम नहीं कर रहे हैं तो जो आयंस है वो सेल से बाहर नहीं जाएंगे, तो एक तरीके से जो सेल के अंदर की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है ना वो बढ़ेगी। और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगी तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा वाटर का इन्फ्लक्स। कि यहाँ पे क्या हो रहा था कि 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं, 2 पोटेशियम अंदर जा रहे हैं, नेट आयंस बाहर जा रहे हैं, तो आयन के साथ साथ पानी भी बाहर जा रहा था। अब आयंस बाहर नहीं जा पाएंगे तो पानी भी बाहर नहीं जा पाएंगे, तो टोटल में देखा जाए तो सेल के अंदर वाटर अक्यूमुलेट होना स्टार्ट करेगा, और उसको हम बोलेंगे वाटर इन्फ्लक्स।
इस वाटर इन्फ्लक्स की वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, जो सेल है ना उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा और इसे हम बोलेंगे सेल्यूलर स्वेलिंग या फिर हाइड्रोपिक चेंज। दूसरा पॉइंट, जब सेल के अंदर वाटर आ रहा है तो सेल ऑर्गेनल्स के अंदर भी वाटर जाएगा, तो यहाँ पे हमें ऑर्गेनल की स्वेलिंग भी देखने को मिलेगी। और मेनली किन दो ऑर्गेनल्स की, एक तो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब थर्ड चीज़ हमें क्या देखने को मिलेगी, जैसे कोई सेल है ना, उसके ऊपर प्रेजेंट है माइक्रोविलाई। अब माइक्रोविलाई क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस होते हैं। अब जब इसके अंदर वाटर का इन्फ्लक्स होगा तो इवेंचुअली क्या होगा, ये जो है ना माइक्रोविलाई, ये डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसको हम बोलेंगे फ्लैटनिंग ऑफ माइक्रोविलाई। अब जब वाटर का इतना इन्फ्लक्स होगा तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी इंटीग्रिटी ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी या फिर ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग पहुंच जाएगी। तो जैसे ये कोई सेल है, इसमें वाटर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स हुआ, उसकी वजह से इसकी जो इंटीग्रिटी है ना वो इतनी ब्रेक हो जाएगी कि ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्शंस बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और इन छोटे छोटे प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक ब्लैब्स। तो यहाँ हमें फॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक ब्लैब्स देखने को मिलेगा। ये बात तो तब थी जब हमारा सोडियम पोटेशियम पंप बंद हुआ था, लेकिन यहाँ पे सोडियम पोटेशियम के अलावा कैल्शियम पंप भी बंद होगा, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, कैल्शियम का सेल के अंदर डिपोजिशन, सेल्यूलर डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। और ये कैसे प्रेजेंट होगा, तो ये जैसे कि हमारा ये कोई सेल है तो उसके अंदर कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में अरेंज्ड होगा, लाइक लैमेलर लेयर्स की फॉर्म में। और इन्हीं सर्कल्स को हम क्या बोलेंगे, माइलिन फिगर। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया कि पंप के बंद होने की वजह से क्या क्या होता है। सेकंड पॉइंट क्या है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। अब जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो उसके अंदर एनर्जी की कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, केवल ग्लाइकोलाइसिस से। और वहाँ पे हमारे पास कुछ एंड प्रोडक्ट बच रहे हैं जैसे कि लैक्टिक एसिड। अब जब लैक्टिक एसिड बॉडी के सेल के अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होगा तो पीएच डिक्रीज होगी, यानी कि एसिडिक हो जाएगी। उसकी वजह से हमें न्यूक्लियर क्रोमैटिन की क्लम्पिंग देखने को मिलेगी। अब थर्ड पॉइंट था हमारा प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज होना। तो इसके अंदर क्या होगा, जब हमारे सेलुलर ऑर्गन्स की स्वेलिंग हो रही थी, वाटर का इन्फ्लक्स हो रहा था, सेलुलर ऑर्गन की स्वेलिंग हो रही थी, तब हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की भी स्वेलिंग हो रही थी। जैसे ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, इसकी सरफेस पे प्रेजेंट है रफ, मतलब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो राइबोसोम्स इसकी सरफेस पे प्रेजेंट है। जब इसकी स्वेलिंग होगी ना तो ये काफ़ी ऐसा सा हो जाएगा और जो इसके सेल राइबोसोम्स है ना वो इससे डिटैच हो जाएंगे, और जब डिटैच हो जाएंगे तो प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, और इसी रीज़न की वजह से यहाँ डिक्रीज इन प्रोटीन सिंथेसिस हमें देखने को मिलेगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे राइबोसोम डिटैच हुए, डिक्रीज इन प्रोटीन सिंथेसिस हुआ। अब देखा जाए ध्यान से तो यहाँ पे एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER कन्वर्ट हो रहा है SER के अंदर, स्मूथ के अंदर। RER क्या बनाता था, प्रोटीन। SER क्या बनाता है, लिपिड। तो जो प्रोटीन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनल था वो एक लिपिड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनल के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे हमें एक और चीज़ देखने को मिलेगी, इंक्रीज इन फैट प्रोडक्शन, जिसकी वजह से हमें फैट एक्यूमुलेशन भी देखने को मिलेगा। तो ये हमारा पूरा था। देखो जो नोट्स है ना उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, तो वहाँ से जाके नोट्स इजीली डाउनलोड कर लेना। तो हमने समझने वाला पार्ट तो पूरा समझ लिया। अब हम इसकी एक बार थ्योरी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन तो हम देख ही चुके थे। रिवर्सिबल सेल इंजरी इज अ टाइप ऑफ सेलुलर इंजरी वेयर द सेल कैन रिटर्न टू नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आफ्टर द हार्मफुल स्टिमुलस इज रिमूव्ड। तो यहाँ पे किसी भी टाइप का परमानेंट डैमेज नहीं होता है। अब सेल इंजरी के कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, वैसे तो बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, हाइपोक्सिया, केमिकल एजेंट, इन्फेक्शन, फिजिकल एजेंट, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस, लेकिन जो मोस्ट कॉमन टाइप है ना वो क्या है, हाइपोक्सिया। अब इसके की फीचर्स क्या क्या है दोस्तों, सबसे फर्स्ट और इंपॉर्टेंट की फीचर है वो है सेलुलर स्वेलिंग। सेकंड, फैट चेन स्टीयटोसिस, यानी कि लिपिड का एक्यूमुलेशन इन द सेल, ये हम पढ़ चुके हैं। थर्ड क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन चेंज, किसकी वजह से हो रहा है, लॉस ऑफ माइक्रोविलाई एंड
ब्लैब फॉर्मेशन ऑफ ब्लैब, आउट पाउचिंग होती है ये। साथ ही दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल के स्वेलिंग, फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक और चीज़ क्या होती है, डायलेशन एंड डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस रिड्यूस होगा। इसका मैकेनिज्म क्या क्या था, एक तो हुआ एनर्जी डिप्लीटेशन, एटीपी कम हुआ ड्यू टू हाइपोक्सिया और टॉक्सिन, एटीपी कम होने की वजह से आयन पंप फेल हुए और सेलुलर स्वेलिंग हुई। दूसरा क्या है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीजन की एब्सेंस की वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन और एक्यूमुलेशन हुआ, जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर पीएच कम हुई। इसका जो थर्ड मैकेनिज्म क्या था, कैल्शियम का इन्फ्लक्स, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होने की वजह से इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल बढ़ गए, बहुत सारे एंजाइम एक्टिवेट हुए, जिसकी वजह से सेलुलर कंपोनेंट का डैमेज हमको देखने को मिला। अब क्या क्या इसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हुए, तो एक तो लाइट माइक्रोस्कोपी और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर दिखेगा सेलुलर स्वेलिंग, क्लाउडी स्वेलिंग और हाइड्रोपिक चेंज, और साथ में साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक के अंदर हमें ऑर्गेनल्स की स्वेलिंग देखने को मिलेगी, मेम्ब्रेन्स का डिस्ट्रक्चर और न्यूक्लियर चेंजेस, यानी कि वो जो था ना न्यूक्लियर क्लम्पिंग, क्रोमैटिन क्लम्पिंग, वो देखने को मिलेगा। साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी, माइलिन फिगर, जो क्या था, कंसेंट्रिक डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।